हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का ये हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, चैप्टर ये 2 है। क्या है जी? चैप्टर 2 है, ठीक है ना। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, मतलब पार्ट 2 है। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। वहां से आप पार्ट 1 पार्ट 2 सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। बात समझ गए ना। फिलहाल इस वीडियो को देखने के पश्चात उस लिंक पे क्लिक करके पढ़ाई कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को जानने वाले हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 3 हम डेरिवेशन कराएंगे। मतलब मैं कहूँ ना तो तीनों VVI हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं कहूँगा ये तीनों डेरिवेशन को आपको जरूर तैयार करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जी। सबसे पहला हमारे ये डेरिवेशन आता है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसकी हमें गणना करना है कि अक्षीय मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना हमें करना है, या नॉर्मल कह सकते हैं अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना है। तो चलिए अब हम करते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमने लिखा है इस पर अभी फोकस नहीं करना है, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली बात एक फिगर बनाते हैं, उसको समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। तो हम फिगर बनाते हैं जी। फिगर बना दें, यहाँ पे ही चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम 2 बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु, यहां पर हम 2 बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे हमने 2 ये बिंदु ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा ही ले लेता हूं, मतलब मैं ऐसे कहूं, हाँ इतना ठीक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 बिंदु ले लिए, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। एक को हम मान लेते हैं कि ये A बिंदु है, एक को मान लेते हैं ये B बिंदु है। A पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं -Q आवेश है और यहाँ पे +Q आवेश है। आप इधर उधर कोई भी मान सकते हैं आवेश को, एक को इधर एक को उधर ऐसे मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए ये 2 हो गए। फिर से इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने मान लिया 2L। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। और इन दोनों आवेशों का एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम उदासीन बिंदु भी कहते हैं, जो है O, ठीक है ना। तो अब समझिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके ये अगर हम इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं ना तो यही अक्षीय स्थिति हो जाएगा। ये दोनों रेखा को दोनों आवेशों से होकर जो जाने वाली रेखा होती है वही अक्षीय रेखा होती है, या अक्षीय स्थिति हो गया। तो ये अक्षीय रेखा है ना, तो अब अक्षीय रेखा के मान लेते हैं इस बिंदु पर, ये एक बिंदु हमने मान लिया यहाँ पे P, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करना है। तो उदासीन बिंदु से अब बिंदु P के बीच की जो दूरी है, ये आप याद रखेंगे कि उदासीन बिंदु और बिंदु P के बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया कि x है, ठीक है ना। उदासीन बिंदु और बिंदु P के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है कि r है, या आप d भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी को आप जो चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने r मान लिया, ठीक है। अब इतना बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो हमें इस पर गणना करना है, तो जब भी हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करना है तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ पर एक एकांक धन आवेश उपस्थित है। मतलब यहाँ पे ना एकांक धन आवेश है जी। क्या है जी? एकांक धन आवेश इस पॉइंट्स पर है, ऐसा हम मान लेते हैं, तभी जाकर तो हम इस पर गणना कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इतना अगर आप फिगर समझ लिए हैं तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इतना आप जान लीजिए, A और B के बीच की दूरी 2L है, तो इसका मतलब ये उदासीन बिंदु A और B के बीच का मध्य बिंदु ही उदासीन बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु है तो ये 2L है टोटल, तो ये दूरी L हो जाएगा, ये दूरी L हो जाएगा ना। तो इतना अगर आप समझ गए तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए लिखा गया, माना 2 बिंदु A व B हैं, A पर -Q आवेश तथा B पर +Q आवेश उपस्थित है।
तो देखिए माना दो बिंदु A व B हैं तथा A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना, तथा दोनों के बीच की दूरी 2l है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l है तथा इनका उदासीन बिंदु O है, इनका उदासीन बिंदु O है तथा उदासीन बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। यहाँ पे D भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं। यदि D यहाँ पे लिखा गया है तो चलिए हम यहाँ पे भी D लिख देते हैं। आप R भी मानेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे हम D ही लिख देते हैं, या अगर यहाँ पे R लिखते हैं तो आप भी यहाँ पे R लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो D दूरी पर स्थित एक बिंदु यहाँ पे P है जहाँ एकांक धन आवेश उपस्थित है, तो इतना आप समझ गए। तो अब हम ये गणना करेंगे कि इस यहाँ पे ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है और ये हमारा एकांक धन आवेश है, तो एक ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। मतलब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना। तो अब हम यहाँ पे गणना करते हैं जी, गणना। सबसे पहले अब हम गणना क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव समझ रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करेंगे। तो विद्युत विभव का एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये प्लस Q है तो प्लस Q की जगह पर प्लस आगे चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और दूरी, तो अब इनकी बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है, मतलब B से P तक की दूरी पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L। तो यदि टोटल D दूरी में से L दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, टोटल में से L को घटा देंगे तो निकल जाएगा D माइनस L। इसका मतलब ये जो दूरी होगा ना D माइनस L हो जाएगा, ये टोटल दूरी D माइनस L हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे D माइनस L, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इतना लिखकर अब इसको समीकरण फर्स्ट हम मान लेंगे। ये हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है। एक और बात मैं बता दूं, देखिए जो भी स्टूडेंटों को ये दूरी नहीं समझ में आ रहा है आप समझिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा। देखिए ये टोटल दूरी आपसे कोई कह दे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं 10, ठीक है, और कोई कह दे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4, और कोई पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो आप कह देंगे उसका 6 होगा, 6 कह देंगे क्योंकि ये 4 है तो ये 6 होगा क्योंकि टोटल दूरी 10 है। तो आपने ये 6 कहाँ से आया, अगर मैं आपको कहूँ ये 6 कहाँ से आया, तो आपने 10 में से 4 को घटाया है, 10 में से 4 को घटाया है तभी तो 6 आएगा। उसी प्रकार ये टोटल दूरी हमें पता है D है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L, तो अगर D में से L को घटा देंगे तभी तो ये निकलेगा, मतलब ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे, जैसे इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया है वैसे ही नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर कार्य किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो एक लाइन हमने घटा दिया, हम चाहते तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि क्या लिखते थे जी, BP हम लिख सकते थे, BP यहाँ पे लिख दें, अब फिर से एक लाइन और बढ़ाकर DL हम लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, बट मोस्टली हम चाहते हैं ना कि कम लाइन में ही आपका हो जाए और समझ में आ जाए, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है ना। उसके बाद समझिएगा, तो जैसे हमने प्लस Q के कारण ज्ञात किया उसे माइनस Q के कारण हम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस Q के कारण P पर उत्पन्न विभव, P पर उत्पन्न विभव की गणना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, V, अच्छा इसको हम चाहे ना तो V
प्लस क्यू यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि प्लस क्यू के कारण विभव गणना किए हैं। और यहाँ पे भी माइनस क्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस क्यू, जिससे ये पता चलेगा कि ये माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव की गणना हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो भी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा क्यू, बट यहाँ पे माइनस क्यू के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस क्यू अब बाई क्या हो जाएगा दूरी। तो देखिए माइनस क्यू के लिए ज्ञात किया तो माइनस क्यू लिख दिया, और टोटल ये दूरी चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है एल, तो डी प्लस एल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने यह लिख दिया डी प्लस एल, ये हमने लिख दिया। और इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हम समीकरण 2 कर लिए, तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। जब ये दोनों हमारा निकल गया उसके बाद अब हम परिणामी विभव निकाल लेंगे। तब हम लिखेंगे तब परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों विभवों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं v इक्वल टू v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, ठीक है ना। v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, अब जोड़ लेते हैं। v प्लस क्यू है ना, तो v प्लस क्यू का मान यहाँ से रख देंगे, तो v इक्वल टू, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो v इक्वल टू v प्लस क्यू का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई d माइनस एल हो जाएगा, अब प्लस ये v माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस क्यू और d और प्लस एल, ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब समझिएगा अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है ना, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो वो क्या है कि देखिए ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। माइनस प्लस माइनस और प्लस में गुणा होता है, ये अब इतना बेसिक बात जानते हैं, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू होता है माइनस, ये जानते हैं। तो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम चाहें, इसका मतलब यहाँ से अगर हम चाहें तो इस माइनस को यहाँ से ये माइनस हटा सकते हैं और यहाँ पर ये प्लस को हटाकर माइनस कर सकते हैं, कर देंगे ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। आप चाहें तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, बट मैंने समझा दिया आपको, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं या ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़ा देंगे तो बेटर रहेगा, जहाँ पे जगह कम है इसीलिए हमने ऐसा किया। और उसके बाद ये इतना, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये इतने में देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसमें भी है। तो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, यहाँ पर d माइनस एल बच गया और माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1/d प्लस एल बच गया, ठीक है, इतना बच गया जी। अब इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों का लसा ले लेते हैं। तो आगे हम करके दिखाएं आपको। अच्छा एक और बात समझिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ये आप याद रखेंगे। मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही अगर आप ध्यान से समझे तो a यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका लसा लेंगे तो ये इसको हम d माइनस एल है और d प्लस एल है,
तो ये हमारी d प्लस एल है और यहाँ पे d माइनस एल है, तो इनको लसा लेंगे तो ऐसे ही ना होगा। इनको अगर हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं d को d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इस फॉर्मूले की सहायता से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे, अभी मैं आपको करके आगे दिखाऊंगा ना तो सब समझ में आएगा। ये क्यों है, चलिए आगे मैं करके आपको दिखाता हूं। देखिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और 1/d माइनस एल, यहाँ पे q और 1/d माइनस एल, d माइनस एल हो गया, 1/d माइनस एल माइनस 1/d प्लस एल, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब बात को समझिएगा। अगर हम इन दोनों का लसा लेते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये q हो जाएगा। अगर इनका हम लसा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस एल और d प्लस एल, यही ना होगा जी, ये हो जाएगा। अब d माइनस एल से d माइनस एल कैंसिल, तो ये d प्लस एल है 1 में गुणा करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस एल हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस, d प्लस एल से d प्लस एल कैंसिल, d माइनस एल 1 में गुणा कराएगा तो d माइनस एल ही हो जाएगा। इतना हो गया। अगर हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q हो जाएगा। ये अगर आप समझे तो d प्लस एल, और ये माइनस वाला अंदर वाले को प्लस कर देगा तो ये d और प्लस एल हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए हमने इतना बताया कि ये a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर, तो a के जगह पर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। a के जगह पर d है तो d स्क्वायर कर दिया, b के जगह पर l स्क्वायर है तो l स्क्वायर कर दिया, तो ऐसा हमने कर दिया जी। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से लिखा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इतने के जगह पर इतना लिख सकते हैं, वैसे ही इतने के जगह पर हमने इतना लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करके दिखा दें तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये q हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ध्यान से समझ रहे होंगे तो ये प्लस में d है, ये माइनस में d है, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इधर क्या बचा, इधर ओनली 2l बचा है, और नीचे अगर आप देखें तो d स्क्वायर और l स्क्वायर बचा हुआ है। यहाँ पे एक रूल है, एक यहाँ पे पॉइंट से आप याद रखेंगे, d जो होता है d स्क्वायर ये बहुत ही अधिक है l स्क्वायर से, इसीलिए l स्क्वायर जो है ना इसको नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो अगर इसको हम 0 मान लेते हैं तो उस समय पर यहाँ पे ओनली d स्क्वायर बचता है। ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली यहाँ पे d स्क्वायर हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही d स्क्वायर बचता है, अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या बचता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q इसमें गुणा हो जाएगा तो 2ql हो जाएगा, 2ql और ये d हो जाएगा। अब इतना हम बात जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे तो p इक्वल टू 2ql, हमने ये फॉर्मूला बताया था। 2ql के जगह पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो p, ये हम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो v इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इसके जगह पर हम p लिख देंगे तो p बाई d स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया जी, ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यही हमारा है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट p बाई d स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका ले लिए, चलिए जी इसका भी ले लीजिए फटाफट दोस्त, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कोई हम इंजॉयमेंट तो करने आए नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंटों को ऐसा लग रहा होगा सर आप हंसाते नहीं हैं, कुछ ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाली बातें नहीं करते हैं, रेगुलर कंसिस्टेंट बस पढ़ाते रहते हैं। तो देखिए दोस्त, मेरा एक और मानना है कि पढ़ने आए हैं ना तो सीरियस से पढ़ ही लेते हैं दोस्त।
इंजॉयमेंट के साथ भी हम पढ़ सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि समय आप दे रहे हैं, मुश्किल से तो आप 1-1.5 घंटे समय दे रहे हैं अपने पढ़ाई में, और उसमें भी मैं इंजॉय करने लगूँ, इंजॉयमेंट देने लगूँ, तो क्या मतलब, दिन भर तो ले ही रहे हैं ना, तो आधा जगह लेते रहिए, थोड़ा सा सब्र रख कर, और यहाँ पे इंजॉय के, अगर अच्छा लग रहा होगा तो पढ़ाई में भी मन लगेगा आपको, समझ में आ रहा है, इसका मतलब अंदर से इंजॉयमेंट आना ही चाहिए कि अरे मुझे इतना हार्ड जो एक डेरिवेशन था वो हमें आसानी से आ गया, तो इस तरीके का इंजॉयमेंट होना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ, ठीक है ना। इतना मैं जितना हो सकता है उतना मैं सिंपल करके बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे स्टूडेंटों को रटना नहीं बल्कि आसानी से उनको समझ में आए, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक आवश्यक बातें हैं, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस नोट्स को नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द इस नोट्स को ले लें। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें संपूर्ण किताब के, मैं इतनी बात बता दूं, सोचिए फिजिक्स के आपके टोटल है 15 चैप्टर और केमिस्ट्री के हैं 16 चैप्टर, मतलब 31 चैप्टर, टोटल 31 चैप्टर है, 31 चैप्टर। 31 चैप्टर का सबसे पहले चैप्टर वाइज संपूर्ण किताब का आपको ऑल नोट्स दिए जाएंगे, ऑल नोट्स उसमें रहेंगे, ठीक है ना। बट यदि आपके पास समय कम है तो इससे आपको ये जो नोट्स दिया जाएगा इसको रख लीजिएगा, उपयोग कर सकते हैं। बट अगर आपके पास समय कम होगा ना तो ये हम 2 चीजें सबसे मेन दे रहे हैं, यही 2 मेन है, ठीक है ना। मेन यही दोनों है कि संपूर्ण किताब के चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे इंपॉर्टेंट। 31 चैप्टर है ना, तो 31 चैप्टर का चैप्टर वाइज हम संपूर्ण किताब के सब्जेक्टिव देंगे, फिर से हम संपूर्ण किताब के ऑब्जेक्टिव देंगे। अब वो भी ऐसे नहीं कि पूरे मिलाकर हमने दे दिया, ऐसा नहीं, चैप्टर वाइज अलग अलग आपको दिया जाएगा नोट्स, समझ रहे हैं ना। चैप्टर 1 का पहले ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरीके से दिया जाएगा, जिससे बेनिफिट ये होगा कि मान लेते हैं 2 चैप्टर आपने तैयार किया, 3 चैप्टर तैयार किया, तो आपके माइंड में रहेगा कि 15 चैप्टर हैं जिसमें से हमने 8 चैप्टर तैयार कर लिया है, बचे हुए 7 चैप्टर हैं, इसको भी हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, इसलिए अलग अलग आपको दिया जाएगा, फिर से महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं दिया जाएंगे। तो इतना ये सब कुछ दिए जा रहे हैं। ओनली मैं कहूँगा कि ये दोनों जो हम दे रहे हैं, ये दोनों ओनली आप तैयार कर लेते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो आराम से आप 90 to 95% आराम से आप ला देंगे, आराम से, ठीक है। बट इतना अगर आप तैयार करते हैं तो, अब कितना तैयार करते हैं तो आपके ऊपर है। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नोट्स नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, और उनसे कहिएगा सर बिहार बोर्ड का हमें नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट होता है वो व्हाट्सएप पर आप ज़रूर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे पीडीएफ नोट्स, तुरंत आपको सेंड कर दिए जाएंगे पीडीएफ नोट्स, समझ रहे हैं ना। नीचे सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अब बिना देर किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब निरक्षीय स्थिति पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा जी, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा है इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे मैं जो समझाऊं इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या आपको समझाऊंगा, सबसे पहली बात, माना ये 2 बिंदु आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। माना यहाँ पे देखिए 2 बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहे, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ठीक है ना। ये जो हमारा ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारी बी बिंदु है। ए बिंदु पर याद रखेंगे, जो ए बिंदु है इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच के, इन दोनों बिंदुओं, ये दोनों बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 2l है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक उदासीन बिंदु है O, और उदासीन बिंदु O से याद रखेंगे, उदासीन बिंदु O से यहाँ पर, उदासीन बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु क्या होता है, एक बिंदु यहाँ पे P होता है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की, मतलब विद्युत विभव की गणना करना है। तो गणना करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इस बिंदु A को हम इस बिंदु P से मिला देते हैं, और इस बिंदु माइनस Q मतलब बिंदु P को भी B से मिला देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक क्या मिल जाता है, एक फिगर मिल जाता है, ठीक है ना।
इतना आप याद रखेंगे जी, मोस्टली आपको इतना याद रखना है। इतना बात आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है वो थीटा बनता है। तो ये भी ये दोनों एक दूसरे के समांतर कोण है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या बातें बताई गई, जितनी बातें हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है, माना दो बिंदु ए व बी हैं, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। तो माना दो बिंदु ए व बी हैं, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। उन दोनों के बीच की दूरी 2l है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l है, तथा उदासीन बिंदु O है और उदासीन बिंदु O है, और उदासीन बिंदु से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P है जहाँ विद्युत विभव की गणना करना है। तो इतना हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले अब हम गणना करेंगे कि देखिए यहाँ पे बिंदु P है ना, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि यहाँ पे एकांक धन आवेश उपस्थित है, ठीक है, तभी जाकर हम गणना कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इस माइनस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का, फिर से इस माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गणना, लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम विभव का फॉर्मूला जानते हैं, इस दूसरे कलश में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 पाई, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे V प्लस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से प्लस यहाँ पे Q हो जाएगा और इन दोनों की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी मान लेते हैं A अब P, यही तो हो जाएगा, तो बीच की दूरी है AP, तो ये AP हमने लिख दिया। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु विभव का मान ये हमारा हो जाएगा AP, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो प्लस Q के आवेश के कारण ये हमने ज्ञात किया। फिर से अब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे जी, कि माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, कहाँ पर विभव, बिंदु P पर विभव, मतलब हम ये कह रहे हैं कि माइनस क्यू के कारण इस बिंदु P पर विभव, तो ये क्या हो जाएगा V माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विभव, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस क्यू हमने लिख दिया माइनस क्यू, और दूरी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PB हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PB, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया और इसको हम इस तरीके से बंद कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए जब ये दोनों हमारा निकल गया ना, तो अब हम परिणामी विभव ज्ञात कर लेंगे। तो परिणामी विभव तब हम लिखेंगे, तब परिणामी विभव। तो परिणामी विभव के लिए हमने क्या ज्ञात किया था जी, ओहो जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट आप रुक जाइए, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये हो गए हैं। चलिए देखिए, परिणामी विभव हमने ज्ञात करने के लिए अगर हम अच्छी स्थिति पर आते हैं तो परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए दोनों को हमने जोड़ दिया था, दोनों विभवों को। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए एक विभव, ये प्लस क्यू के कारण विभव है, माइनस क्यू के कारण विभव है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे V = V प्लस क्यू, और
प्लस क्या हो जाएगा v माइनस क्यू, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे v इक्वल टू ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाई ए पी, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब माइनस क्यू, ये बी पी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस माइनस ये क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये ए पी हमने लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हमने लिख दिया, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये पी बी हो जाएगा। इतना हो गया। चूँकि एक बात यहाँ पे जानते हैं, एक हम बात यहाँ पे क्या जानते हैं जी, एक बात हम यहाँ पे जानते हैं कि जो ए पी है ना, देखिए ये बात हम जानते हैं कि जो ए पी की जो दूरी है वो हमारी पी बी की दूरी के बराबर है। देख रहे हैं ना, ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर है कि नहीं, तो ए पी जो है वो पी बी के बराबर है। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा ए पी जो है वो क्या है, पी बी के बराबर है। ठीक है ना, तो यदि ए पी जो है वो पी बी के बराबर होगा तो देखिए ये जो ए पी है वो पी बी के बराबर हो जाएगा, बराबर है, ऐसा देखने से आ रहा है। तो अदर चीज़ तो सब इक्वल ही है ना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है, इसमें भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें भी है, केवल अंतर यही था, ये भी दोनों बराबर हो गए। जब बराबर हो जाएंगे तो ये प्लस में है तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से कैंसिल, क्योंकि आगे प्लस है इसमें माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे तो विभव का मान क्या निकला, विभव का मान v इक्वल टू 0 निकल गया। तो ये हमारा आ गया प्रूव्ड। ठीक है ना, मतलब ये हमारा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। मतलब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान सबसे कम होता है और अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का मान सबसे अधिक होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे दोस्त। ठीक है ना, ले लीजिए। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे अब तीसरा हमें डेरिवेशन समझना है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए उसमें हमें क्या, एक समविभव पृष्ठ को समझना है और फिर से समविभव पृष्ठ की विशेषताएं ये हम समझ लेते हैं, फिर हम तीसरा इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है उसको बताएंगे। ठीक है ना, उसके लिए परेशान ना हो, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। समविभव पृष्ठ तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बताएं तो एक ऐसा पृष्ठ मान लेते हैं, ये हम गोला यहाँ पे ले लेते हैं जी, ये हमने एक ऐसा पृष्ठ, यहाँ पे एक पृष्ठ हमने ले लिया। तो ये एक ऐसा पृष्ठ है जिससे, अब ये मान लेते हैं ये पृष्ठ है और ये आवेशित है, तो इससे बहुत सारी क्या निकलेंगे, विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगे, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी। अदरवाइज मैं अदर कल ले रहा हूँ, इससे बहुत सारी इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगे जी। इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आप समझिएगा, ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही है ना, तो इसमें एक 2-3 चीजें हैं जो मोस्टली आपको याद रखना है। ये एक हमारा आवेशित पिंड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो ये जो भी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ये सभी अपने पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, मतलब सभी लंबवत होंगी पृष्ठ पर, ये सभी पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। ये आप याद रखेंगे, ये सभी अपने पृष्ठ पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, एक और ये बात याद रखेंगे कि जो भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे वो सभी लंबवत होंगी। असमविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो एक ऐसा पृष्ठ, ये एक पृष्ठ ही तो है, सतह ही है एक गोले का, एक पिंड का ऊपर वाला, तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, तो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का जो मान होता है, विभव का मान होता है वो समान होता है। ठीक है ना, समान का मतलब इक्वल होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे।
तो यहाँ पे हमने लिखा ऐसा आवेशित पिंड। आवेशित पिंड आप कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि आवेश, इस पर आवेश है तभी तो ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, नहीं तो निकलती ही नहीं। तो आप ऐसे कह दीजिएगा, बेटर रहेगा कि ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना? तो इतनी बात समझ के चलिए जी। तो यहाँ पे आप समविभव पृष्ठ की विशेषताएं समझ लेते हैं। पहली इसकी विशेषता, पहली विशेषता है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये तो परिभाषा से ही हमने जान लिया। दूसरा समविभव पृष्ठ का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा। कैसे शून्य होगा? मान लेते हैं ये दो बिंदु, हम ऐसा मान लेते हैं, बात को बाबू आप समझना है। यहाँ लेते हैं एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु, मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ए पर जो विभव है ये 5 है, बी पर विभव है 5, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, विभव का मान समान होगा। तो अगर हम इनका विभवांतर निकालें, विभवांतर, तो विभवांतर कैसे निकालते हैं? दोनों विभवों के अंतर कर देंगे, दोनों बिंदुओं पर जो विभव है उसका अंतर कर देंगे। तो दोनों विभव है, एक है 5, एक है 5, इसका अंतर कर देंगे। तो 5 में से 5 चला गया तो 0 ही तो आएगा, तो विभवांतर का मान जाके है 0। तो वही कहा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो दोनों विभवों का अंतर करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए जी। ठीक है ना? ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये जो लाइन है, तो इसका पहला पार्ट आप देखिएगा विद्युत विभव तथा धारिता का पार्ट 1, तो उसमें हमने बताया है समविभव मतलब विद्युत विभव को, विभवांतर को, तो उसको पढ़ेंगे ना सब समझ में आएगा ये। अगला हमारा तीसरा यह कह रहा है कि देखिए कि समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को अनंत से कि दूसरे बिंदु तक लाने में, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं समविभव पृष्ठ को एकांक, समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभवांतर का मान भी शून्य होता है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कार्य का मान भी शून्य होता है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात ये जान लीजिए, जहाँ पर विभव का मान शून्य होगा वहाँ पर कार्य भी शून्य ही होगा। ठीक है? या हम ये कह सकते हैं कार्य जहाँ शून्य वहाँ पर विभव भी शून्य होगा। ठीक है ना? क्योंकि ये जो कार्य के समानुपाती होता है विभव, या विभव के समानुपाती, विभवांतर के समानुपाती होता है कार्य। अगला हमारे यहाँ पे चौथा आता है कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। देख रहे हैं ना, जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं अपने पृष्ठ पर लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। बिल्कुल सही बात है जी। अगला आता है समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अरे भैया, कोई भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, चाहे समविभव पृष्ठ से निकले या कहीं से भी निकले। ठीक है ना? वो काटेंगे ही नहीं। तो ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बेहतर। तो ये अब हमने जान लिया ना। इसके बाद अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, समझिएगा। तीसरा ये हमारा सबसे पहले विभव प्रवणता जानेंगे, और इसी के नीचे ये जब तक विभव प्रवणता नहीं जानेंगे ना तब तक ये तीसरा इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है ये हम नहीं कर पाएंगे। तीसरा ये डेरिवेशन क्या है कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, बहुत बार पूछा गया है, समझेंगे। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो विभव प्रवणता के ये फॉर्मूला होता है, विभव प्रवणता तो विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन और बटे क्या होता है, दूरी में परिवर्तन। ठीक है ना? ये आपका होता है जी। ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है? तो यही हम परिभाषा यहाँ पे क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, तो कोई भी ये विद्युत क्षेत्र है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को क्या कह रहे हैं, विभव में परिवर्तन के दर को, दर मतलब होता है समय, समय को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना,
मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। परंतु किस दिशा में होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है तो इसी ओर दूरी में भी परिवर्तन होना चाहिए और उसी ओर विभव में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो परिभाषा आप कह देंगे ना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वही बात लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला हमारे आता है विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है माइनस डेल भी बाई डेल एक्स होता है। यही संबंध होता है जी। जहाँ पर ये देखिए डेल भी बाई डेल एक्स क्या है? डेल भी है विभव में परिवर्तन है, अब डेल एक्स क्या है? दूरी में परिवर्तन। इन्हीं दोनों को ना विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा विभव प्रवणता है। और यहाँ पे ई क्या है? ई क्या है? यहाँ पे ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही है जी मतलब विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इतना होता है। अब इसको हमें प्रूफ करना है। क्या हमें करना है जी? इस फॉर्मूले को ही हमें प्रूफ करना होता है। इसी को प्रूफ करेंगे तभी तो संबंध निकलेगा ना। ये तो हमने अपने तरफ से बता दिया, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करके चलिए दिखाते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है। इसका एक और बात याद रखेंगे, इसका कोई मात्रक पूछ दे विभव प्रवणता का तो मात्रक आप क्या कह देंगे? मात्रक कह देंगे वोल्ट प्रति मीटर। क्या कहेंगे जी? वोल्ट प्रति मीटर। विभव का मात्रक वोल्ट, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर आप कह देंगे, ठीक है ना। अब चलिए इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, हमने मान लिया ए। ए पर हमने यहाँ पे प्लस क्यू आवेश ले लिया, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में ये एक्स अक्ष हमने खींच लिया, ये एक्स अक्ष है, ठीक है ना, ये हमारा एक्स अक्ष है। अब इस एच अक्ष में मतलब ये आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो ये एक्स अक्ष हमने खींच लिया। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट्स ये ले लेते हैं, एक पॉइंट्स ये ले लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमने ए पॉइंट मान लिया, और ये हमारा बी पॉइंट है। ये जो पॉइंट है इस पर विभव हम मान लेते हैं भी है, और इस पर विभव है मान लेते हैं। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कम है तो इस पर विभव ज़्यादा होगा, इस पर कम होगा। तो ये भी में से हम छोटा विभव को घटा देंगे तो इस पर विभव क्या हो जाएगा? भी माइनस डेल भी हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, ये दो बिंदु मतलब एक बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, और इसके एक्स अक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक्स अक्ष की ओर है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में ही हमने दो बिंदु ए व बी लिया है। ए पर विभव है भी, बी पर विभव है भी माइनस डेल भी। यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये छोटा दूरी है तो इसीलिए हमने इसको मान लिया डेल x, ठीक है ना, छोटा दूरी है तो, ठीक है ना। यहाँ पे भी डेल भी लिखा है, ये छोटा विभव है, तो इतना हमने मान लिया, ठीक है। इतना आपको हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे, ये जो बिंदु बी है ना, इस पर हम मान लेते हैं एकांक आवेश उपस्थित है। एकांक आवेश उपस्थित है जिसको Q या Q नॉट से दर्शा सकते हैं, ठीक है। और ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डेल x। तो अगर यहाँ से कोई यहाँ तक की दूरी पूछ दे कि यहाँ के यहाँ तक की, ये टोटल दूरी क्या होगा ए से लेकर बिंदु बी तक की, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको ओ कर लेते हैं। ओ क्यों ओ कर ले रहे हैं समझिएगा, क्योंकि देखिए ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, तो ये ए कैसे हो सकता है? इसको हम कुछ अलग मान लेंगे तो ओ मान लिए हैं। तो ओ से अब बी तक की दूरी क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, यहाँ पर डेल x है, तो हम क्या कर देंगे x और प्लस डेल x को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल दूरी निकल गया। तो इतना बेसिक बात है, इसको अगर आप समझ गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब हम ज्ञात ये करेंगे, क्या हम ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि ये जो हमारा बिंदु B है, ठीक है ना,
यहाँ पे ये जो हमारा क्यू नॉट आवेश है, तो ये तो आवेश है प्लस क्यू आवेश, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और इस विद्युत क्षेत्र में ही ये बिंदु है बी, जिस पर हमने एकांक धनावेश यहाँ पे लिया हुआ है। तो एकांक धनावेश है, तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा ना, तो वो बल की गणना करेंगे, मतलब क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं एकांक आवेश पर लगने वाली बल की गणना करेंगे। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, या हम ये भी कह सकते हैं बिंदु बी पर लगने वाला बल। ठीक है ना, तो ये अगर हम गणना करें तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, ई इंटू क्यू होता है। क्यों? क्योंकि हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो ये इधर भाग में इधर गुणा करा देगा, तो एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू हो जाएगा, ई इंटू क्यू। तो ये हमने लिख दिया जी, एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हमने यहाँ पर ई इंटू क्यू लिख दिया है। ठीक है, ई इंटू क्यू हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे एकांक आवेश पर लगने वाला बल का मान ये हमने निकाल लिया। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। तो इसको समीकरण फर्स्ट कर लिया कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल। अब हम ये गणना करेंगे कि इस एकांक आवेश को यहाँ से, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम ज्ञात करेंगे। मतलब एकांक जो आवेश है उसको बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। एकांक आवेश है, इसको बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो हम यहाँ पे दूसरा हम क्या काम करेंगे, एकांक आवेश जो क्यू नॉट है, इसको बिंदु बी से ए तक लाने में, बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। बिंदु मतलब एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो ये कार्य क्या हो जाएगा, तो देखिए बी से ए तक ला रहे हैं तो छोटी दूरी के लिए ला रहे हैं, तो छोटा कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी और डब्ल्यू लिख देते हैं, छोटा कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हम जाने हैं बल गुणे विस्थापन होता है। तो हमने बल लिख दिया। अब विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन हो रहा है एक्स दूरी, तो बल गुणे, अब विस्थापन क्या हो जा रहा है, तो एक्स दूरी हो रहा है, तो ये एक्स हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हमने लिख दिया। बट यहाँ पे हम माइनस का एक चिन्ह लगाएंगे। क्यों माइनस के चिन्ह हम लगाएंगे जी, क्योंकि समझिएगा ये प्रतिकर्षण करने का चिन्ह लग रहा है। जैसे ये भी धन आवेश है और ये भी तो एकांक धन आवेश है। सॉरी, समझिएगा ये भी तो धन आवेश है, ये भी एकांक धन आवेश है। तो ये वाला ओह, माफ़ी चाहूँगा दोस्त, थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे। ठीक है ना, समझिएगा बात यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये धन आवेश है, ये भी एकांक धन आवेश है। तो हम जानते हैं प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये वाला आवेश इस आवेश को दूर भगाएगा, इधर दूर भगाएगा। बट हम इस आवेश को इधर ही ला रहे हैं, तो ला रहे हैं इधर, जस्ट इसके विपरीत ही ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगाए हैं, जिससे पता चले कि प्रतिकर्षण बल यहाँ पर लग रहा है। ठीक है ना, इतना आप समझ गए। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ। तो एफ के जगह पर ये मान रख सकते हैं, ई इंटू माइनस ई इंटू क्यू रख सकते हैं, इंटू डेल एक्स हमने रख दिया। ये हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं जी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये हमारा डी एक्स है, डी एक्स क्या है, दूरी है, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं।
कुछ नहीं करेंगे जी, जो dx है ना इसको हम पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे जो dx है इसको इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो चलिए इसको हम पक्षांतर करके दिखाते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dw है और ये dx हो जाएगा। d यहाँ पे डेल हमने जो लिखा है ना डेल, तो डेल के जगह पर हम d भी लिख सकते हैं, ठीक है, या यहीं पे हम d के जगह पर हम डेल लिख सकते हैं। आप दोनों में से मतलब d भी छोटे है, छोटे के लिए d लगाया गया है जिससे पता चले छोटा कार्य है, और डेल मतलब भी ये भी छोटे के लिए ही लगाया गया है। तो या तो सभी जगह d लिखे या तो सभी जगह डेल लिख दे। तो चलिए डेल हमने लिखा हुआ है फिगर में भी, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम डेल ही लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डेल w बाई डेल x हो जाएगा, डेल w बाई डेल x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस e इंटू क्यू हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब हम इतना समझिएगा कि ये कार्य होगा, ये विस्थापन हो गया, तो ये किसका फॉर्मूला है जी, किसका फॉर्मूला है, कार्य और विस्थापन, ये किसका, विभव का जो क्या है कार्य और विस्थापन किसका फॉर्मूला है, तो आप विद्युत विभव का, ठीक है ना। मतलब अगर ये समझें, ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या x को भेजने से उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, कहाँ होने वाला है, नहीं होने वाला। अगर इस q को भेज देते हैं इधर तो विद्युत विभव भी उसको w/q हो जाएगा। इसको हम भेज देते हैं दोस्त, ठीक है ना, इसको भेजेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मुझे लग रहा है। यहाँ पे ये जो q हमें दिखाई दे रहा है, इस q को हम भेज देते हैं इधर, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डेल w, और ये क्या हो जाएगा q, इधर भाग करा देगा, इधर क्या बचा माइनस e आई इंटू क्या बचा डेल x बचा, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारा कार्य है, ये आवेश है, अब विद्युत विभव v इक्वल टू w बाई क्यू होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, v इक्वल टू w बाई क्यू। तो कार्य है आवेश है, तो इसके जगह पर हम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया भी, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया, ओहो, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया भी, तो ये हमने भी लिख दिया, बट यहाँ पे आगे हम माइनस लगा देंगे, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे आगे हम डेल लगा देंगे, क्योंकि छोटा कार्य है तो छोटा विभव होगा, तो इसलिए हमने डेल भी लगा दिया। ये माइनस ई है इंटू डेल एक्स है, तो डेल एक्स इधर क्या है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो ये डेल भी माइनस डेल एक्स, ठीक, सॉरी डेल भी बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये माइनस ई हो जाएगा। ये माइनस को इधर हम भेज देते हैं, तो ई का जो मान आएगा वो माइनस डेल भी बाई डेल एक्स आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका निकल गया है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला निकल गया, ये ई इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी एक्स। तो यही बात देखिए माइनस डी भी बाई डी एक्स, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि नहीं, तो यही हमारा प्रूफ कराना था जी, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे ये पूरा विभव प्रवणता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब अगर ये भी हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यदि 5 आता है तो विभव प्रवणता का मान समझिए कि -5 आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होता है बट माइनस में होता है, निगेटिव, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्त, तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना है दोस्त, ठीक है ना। पहले हम आपको थ्योरी पूरी कंप्लीट करा रहे हैं, उसके साथ ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहे हैं, सब्जेक्टिव भी हम आपको कराएंगे, परेशान नहीं होना है। बिहार बोर्ड का मैं ये कह सकता हूँ इस बार मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बिहार बोर्ड की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप जाइए वहां से क्लिक करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक ये जो नोट्स नहीं लिए हैं, तुरंत व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, मैसेज करके ये नोट्स प्रत्येक स्टूडेंट बाय जरूर करेंगे जो बिहार बोर्ड के हैं। ओनली 199 है दोस्त, इतने में आपके लाइफ बन सकता है यदि आप पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाते हैं तो।
तो नंबर नीचे नंबर है, व्हाट्सएप पर ऑनली मैसेज कर लीजिए, वहाँ पे बताइएगा कि बिहार बोर्ड का हमें नोट्स चाहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।